हेलो दोस्तों, द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ आवश्यक कार्यों की वजह से हमारे सोशल मीडिया प्रोग्राम को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब से आपको हमारे सभी प्रोग्राम समय से यूट्यूब पर उपलब्ध होते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्विक रिवीजन ऑफ हिस्ट्री सीरीज़ की। इस सीरीज़ के अंतर्गत हमने पिछले सेशन में ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जाना था। आज हम ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था के टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए हमारी ऐतिहासिक यात्रा की अगली कड़ी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था की। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था। ऋग्वैदिक आर्य मूलतः ग्रामीण थे। उनका मुख्य पेशा पशुचारण था तथा इस समय कृषि द्वितीयक पेशा थी। साहित्यिक पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि लोग कृषि पर आधारित स्थायी जीवन नहीं जीते थे। ऋग्वेद के केवल 24 मंत्रों में कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है। हालांकि इस समय के लोग बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से परिचित थे। ऋग्वेद में कुल्या यानी नहर, कूप तथा अवट यानी खोद कर बनाए गए गड्ढे, अश्मचक्र यानी रहट की चरखी आदि का भी उल्लेख है। पशुचारण में गाय का सर्वाधिक महत्व था। जीवन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों की अभिव्यक्तियां गाय के माध्यम से व्यक्त की जाती थीं। जैसे धनी व्यक्ति को गोमत, द्रविण, रेवान, राजा को गोपति कहा जाता था। इसी तरह युद्ध के लिए गविष्टि, गेसु, गव्य और गम्य शब्द प्रचलित थे। समय की माप के लिए गोधूली एवं दूरी की माप के लिए गव्यतु शब्दों का प्रयोग किया जाता था। पुत्री को दुहिता कहा जाता था क्योंकि वही गाय का दूध दुहती थी। अतिथि को गौ मांस खाने की वजह से गोहन कहा जाता था। गाय को पवित्र पशु माना जाता था एवं उसे अघन्य अर्थात ना मारे जाने योग्य पशु माना जाता था। ऋग्वेद में एक स्थान पर देवताओं को भी गाय से ही उत्पन्न माना गया है। इसके अलावा गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक आर्यों को संभवतः अंकों का ज्ञान था। गाय के अतिरिक्त आर्य घोड़ा, भेड़, बकरियां एवं कुत्ता भी पालते थे। वे ऊंट, हाथी आदि जानवरों से भी परिचित थे। गांवों में चारागाह की सुविधा रहती थी, जिसकी देखरेख के लिए व्राजपति नामक अधिकारी रहता था। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में पशु सुरक्षा के लिए सभी देवताओं से प्रार्थना की गई है। पूषण पशुओं की रक्षा से संबंधित देवता थे। जैसा कि हमने पहले बताया कि ऋग्वैदिक काल में कृषि द्वितीयक पेशा थी। ऋग्वेद में कृषि के संबंध में 24 बार वर्णन किया गया है। कृषि से संबंधित सर्वाधिक विवरण प्रथम एवं दशम मंडल में मिलता है। इस समय काठ के हल, फाल एवं बैलों की सहायता से कृषि कार्य किया जाता था। ऋग्वेद में हल के लिए लांगल अथवा शीर शब्द तथा उपजाऊ खेत के लिए उर्वरा शब्द का प्रयोग मिलता है। हल वाहे को कीवास एवं हल से बनी रेखा को सीता कहा जाता था। ऋग्वेद के चौथे मंडल का संपूर्ण मंत्र कृषि कार्य से संबद्ध है। ऋग्वेद में एक कथन है कि अश्विन देवताओं ने मनु को हल चलाना सिखाया। एक अन्य जगह यह भी वर्णन है कि पूषण देवता को हल चलाने के लिए प्रार्थना की गई। ऋग्वेद में कृषि के लिए प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों तरह के साधनों का प्रयोग होता था, जैसे नहर, कुएं एवं वर्षा। ऋग्वेद में बादल के लिए पर्जन्य तथा नहर के लिए कुल्या शब्द का प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद में यव तथा धान्य शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ यव का मतलब जौ एवं धान्य का मतलब अनाज से है। अनाज मापने का पात्र उर्दर एवं अनाज का कोठार स्थिवी कहलाता था। ऋग्वैदिक आर्यों को 5 ऋतुओं का ज्ञान था। आइए अब ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शिल्प उद्योग की बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल में आर्य मुख्य रूप से 3 धातुओं का प्रयोग करते थे, सोना, तांबा और कांसा। अयस शब्द यहाँ तांबे या कांसे का द्योतक है। इस काल में वस्त्र बनाना प्रमुख शिल्प था। कपड़े बुनने का कार्य नारियां करती थीं, जिसके लिए श्री शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में कपास शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यद्यपि उन या उरना शब्द का प्रयोग मिलता है। इस काल में बढ़ई को तक्षण एवं करघा को तसर कहा जाता था। इसके अलावा धातु उद्योग, चमड़ा उद्योग, बुनाई, कुंभकारी, बढ़ईगिरी आदि शिल्प प्रचलित थे। जुलाहे को तंतुवाय या वाय कहा जाता था। चमड़े का कार्य करने वाले को चर्मन्य कहते थे। आइए अब बात करते हैं इस समय की चिकित्सा व्यवस्था की। ऋग्वैदिक काल में वैद्य के लिए भीषक शब्द का प्रयोग मिलता है। अश्विन देवता को भी भीषक कहा जाता था। इस युग के चिकित्सक औषधि के साथ साथ
जादू टोने का भी प्रयोग करते थे। ऋग्वैदिक काल में दास व्यवस्था प्रचलित थी। दासों का उपयोग कृषि क्षेत्र में नहीं बल्कि घरेलू कार्यों में होता था। अब बात करते हैं इस काल के वाणिज्य व्यापार की। ऋग्वैदिक काल में वाणिज्य व्यापार सीमित मात्रा में ही प्रचलित था। व्यापार पर पड़ी नामक अनार्य लोगों का अधिकार था। वे आर्यों की गायें चुराने के लिए कुख्यात थे। इस काल में प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं कपड़ा, चादर और खालें थीं। इस युग में व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। विनिमय के रूप में गायों, घोड़ों एवं निष्क का उपयोग होता था। निष्क संभवतः स्वर्ण आभूषण या सोने का टुकड़ा होता था। अभी नियमित सिक्के विकसित नहीं हुए थे। इस काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बैकनाट कहा जाता था। आइए बात करते हैं ऋग्वैदिक समाज एवं संस्कृति की। प्रारंभ में आर्य एक ही वर्ण के थे, आगे चलकर दास भी इनसे जुड़ गए। इस काल में वर्ण का तात्पर्य रंग से था। आर्यों का समूह विश्व कहलाता था। इस तरह ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में दो वर्ण थे, आर्य एवं दास। आगे जब उत्पादन अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हुई तो विश्व का विभाजन योद्धा, पुरोहित एवं सामान्य लोगों में हो गया। इस तरह कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई। ऋग्वेद में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग 14 बार तथा क्षत्रिय शब्द का प्रयोग 9 बार हुआ है। शूद्र की चर्चा पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूत्र में हुई है। इसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। इस समय सामाजिक व्यवस्था का आधार रक्त संबंध था एवं समाज पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। परिवार का मुखिया कुलप या कुलपति कहलाता था। इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। दादा, नानी, पोते आदि के लिए एक ही शब्द नृपत्र का प्रयोग होता था। समाज में पितृसत्तात्मक तत्व की प्रधानता होते हुए भी परिवार में स्त्रियों को यथोचित आदर एवं सम्मान प्राप्त था। बाल विवाह, सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा एवं अंतरजातीय विवाह प्रचलित था। सामान्यतः एक पत्नीत्व विवाह ही प्रचलित था। विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा का प्रचलन नहीं था, किंतु वहतु शब्द कन्या को दिए जाने वाले उपहार का द्योतक था। स्त्रियों को उपनयन एवं शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वम्भरा एवं सिक्ता जैसी विदुषी महिलाओं का वर्णन है। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था। अपने अग्रज से पूर्व विवाह करने वाले अनुज को परिवित्त कहा जाता था। पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग प्रथा का भी प्रचलन था। इसके अंतर्गत महिला को अपने देवर के साथ साहचर्य स्थापित करना पड़ता था। विवाह के अवसर पर वधू द्वारा धारण किए जाने वाले विशेष प्रकार के वस्त्र को वाधूय कहा जाता था। इस काल में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। समाज में अनुलोम एवं प्रतिलोम दोनों तरह के विवाह प्रचलित थे। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थीं, साथ ही वे यज्ञ में भी भाग लेती थीं। आइए अब बात करते हैं ऋग्वैदिक समाज के भोजन एवं वस्त्रों की। ऋग्वैदिक आर्य मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। दूध में पकी हुई खीर को क्षीर पकोदनम कहा जाता था। जौ की सत्तू को दही में मिलाकर करब तैयार किया जाता था। नशीले पदार्थों में सोम तथा सुरा प्रचलित थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम की चर्चा हुई है। नमक और मछली का प्रयोग संभवतः ऋग्वैदिक काल में नहीं होता था। आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन तथा मृग चर्म से बनाए जाते थे। वस्त्र 3 प्रकार के होते थे। कमर से नीचे पहनने जाने वाला वस्त्र नीवी कहलाता था। कमर से ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र वासस कहलाता था तथा चादर या ओढ़नी को अधिवासस कहते थे। नर्तकियों द्वारा पेशश नामक विशेष वस्त्र धारण किया जाता था। ऋग्वैदिक लोग आभूषणों के साथ पगड़ी भी धारण करते थे। ऋग्वेद में नाई को वाप्ता कहा गया है। आर्य निम्नलिखित आभूषणों को धारण करते थे, जैसे कर्णशोभन, कुरीर, निष्क एवं मणि, रुक्ष्म, जियोचनी, प्रवर्त, छुर। आइए अब बात करते हैं शिक्षा की। इस समय शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। इसकी चर्चा 7वें मंडल में है। अध्ययन का प्रमुख विषय वेद था। इसके अलावा छंद, शास्त्र, अनुष्ठान, गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, भूगोल भी अन्य प्रमुख विषय थे। ऋग्वैदिक काल के लोग मनोरंजन के लिए संगीत, नृत्य, द्यूत क्रीड़ा, रथ दौड़, शिकार, जुआ खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। वाजसनेयी संहिता में शैलूष की चर्चा अभिनेता के संदर्भ में की गई है तथा वंश नर्तन का तात्पर्य कलाबाज से था। तो ये थी ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था एवं समाज। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम
ऋग्वैदिक धर्म की बात करते हुए उत्तर वैदिक काल में कदम रखेंगे। हिस्ट्री के और अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।